Hello students, a very good morning to you. Now we are going to start microbes in industrial products. In our last class, we already have studied that how microbes help us in household products, making household products like dosa, idli, then your curd. So today we will see that how microbes also beneficial for the production of some beverages and antibiotics in industry. So let's start. Even in industry, microbes are used to synthesize number of products valuable to human beings. Beverages and antibiotics are some examples. Production on industrial scale requiring growing microbes even in very large vessels called fermenters. फर्मेंटर क्या होता है? जिसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है. फर्मेंटेशन मतलब जैसे कि फ्रूट जूस को हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करना होता है, तो ये प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है. क्योंकि हम इंडस्ट्रियल स्केल की बात पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ की बात हम पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा बहुत अमाउंट में तो होता नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए फर्मेंटर्स कहा जाता है. ठीक है. सो रिक्वायरिंग ग्रोइंग माइक्रोब्स इन लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स. आई थिंक दिस इज क्लियर. सो फर्मेंटेड बेवरेजेस का मीन्स क्या होता है कि थ्रू द फर्मेंटेशन प्रोसेस विच प्रोडक्ट्स वी गेन और वी ऑब्टेन. Microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum. इसका मतलब क्या है? बहुत पुराने टाइम से फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, अल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम एट्सेट्रा, आपने नाम भी सुना होगा इनका. सो इनका जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रिपेयर किया जाता है, ये किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है. और इसमें माइक्रोब्स का क्या रोल है? इसमें जो माइक्रोब्स यूज होता है उसका नाम है ईस्ट, जिसका बायोलॉजिकल नेम है सैकेरोमाइसिस सर्विसी. सो सैकेरोमाइसिस सर्विसी यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड एट ब्रीवर्स ईस्ट. जब इसको ब्रेड के लिए यूज किया जाता है, किसको? ईस्ट को, तब हम बोलते हैं इसको ब्रीवर्स ईस्ट. इट इज़ यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग मल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस इथानॉल. इथानॉल मीन्स अल्कोहल. इसको सिर्फ ब्रेड बनाने के लिए नहीं, बल्कि इथानॉल और अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. किसको? ईस्ट को. ईस्ट क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. और इसका क्या रोल है? अभी हम जो पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें कैसे हेल्प करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. ठीक है. सो अगर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथानॉल बाय ईस्ट. यहाँ पे हम समझते हैं कि जो ईस्ट होता है वो अनएरोबिकली रेस्पिरेशन करता है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करता है तो ये लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और साथ में ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें? इथानॉल और अल्कोहल में. तो जब हम सीरियल्स, फ्रूट जूस, मल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूस में ईस्ट को ऐड करते हैं तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू इनको कन्वर्ट कर देता है इथानॉल में और साथ में रिलीज करता है लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड by or used for fermentation and the type of processing with or without distillation different type of alcoholic drinks are obtained. इसका मतलब क्या होता है? जो हम अलग अलग टाइप की अल्कोहलिक ड्रिंक को देखते हैं, जैसे कि वाइन, ब्रांडी, रम, विस्की एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सो इनको कैसे ऑब्टेन किया जाता है? इनको अलग अलग तरीके से ऑब्टेन किया जाता है. कुछ को डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू और कुछ को विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है. ठीक है. सो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू किसको ऑब्टेन किया जाता है और विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू किसको ऑब्टेन किया जाता है? याद रखना कि वाइन एंड बियर, यहाँ पे बेटा आपको अंडरलाइन करना है, वाइन एंड बियर जो होता है, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड without distillation. Wine and beer are produced without distillation.
Clear? Wine and beer are produced without distillation, whereas whiskey, brandy and rum are produced by distillation. Clear? Without distillation and distillation means it goes through different type of filtration, means it is filtered many times. Without distillation means without filtration. Clear? So these are produced by distillation from the fermented broth. Fermented broth means जो कंटेनर होती है जिसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, उसके अंदर डिस्टिलेशन किस किस का होता है, कौन सी अल्कोहलिक बेवरेज का, और विदाउट डिस्टिलेशन कौन कौन सी अल्कोहलिक बेवरेज का होता है. ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, आपको अंडरलाइन करना है इसको. एक हो गया आपका विदाउट डिस्टिलेशन, जिसका हम एग्जाम्पल किस किस का देंगे, वाइन एंड बियर. और जो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू होता है वो होता है विस्की, ब्रांडी और रम. तो इसका क्या बेनिफिट होता है, जिसका डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हो जाता है अल्कोहलिक बेवरेजेस जो बनता है, और जिसका विदाउट डिस्टिलेशन होता है उनमें जो अल्कोहलिक कंटेंट है, ठीक है, डिस्टिलेशन के थ्रू जिसका होता है उसका अल्कोहलिक कंटेंट इंक्रीज हो जाता है विदाउट डिस्टिलेशन के कंपैरिजन में. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एंटीबायोटिक्स के बारे में. आपने एंटीबायोटिक्स के बारे में सुना होगा. एंटी मतलब होता है एगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ. ये ग्रीक टर्म है. एंटीबायोटिक्स जो है ग्रीक टर्म है. एगेंस्ट लाइफ का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइफ के अगेंस्ट में मीन्स हमारी लाइफ के अगेंस्ट में नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ के अगेंस्ट में. ठीक है, सो ग्रीक वर्ड एंटी means against and bio means life. Together they mean against life in the context of disease causing organisms, जो कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. Whereas with reference to human beings they are pro life and not against. ह्यूमन के लिए ये अगेंस्ट नहीं है, ये क्या है, ये प्रो लाइफ है. प्रो लाइफ मीन्स ये इनिशियल मतलब ये लाइफ प्रोवाइड करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं. जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे ये हमें बचाता है. क्लियर? सो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स. Antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes. इसका मतलब होता है जो एंटीबायोटिक होता है ये केमिकल सब्सटेंस है और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को होने नहीं देता है, या तो उनको मार देता है या फिर इनकी ग्रोथ को होने नहीं देता है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है पेनिसिलिन का. पेनिसिलिन जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक है. पहली बार जो एंटीबायोटिक पूरे दुनिया में डिस्कवर हुआ था उसका नाम है पेनिसिलिन. तो ये जो पेनिसिलिन है इसको किसने डिस्कवर किया था, ये लक बाई चांस था. मतलब इसको जानबूझ के इन्वेंट नहीं हुआ, ये डिस्कवर है. डिस्कवर मतलब ये पहले से था, हमें पता नहीं था और हमने फर्स्ट टाइम इसको देखा. तो फर्स्ट टाइम किसने देखा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. जब ये स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे उन्होंने एक बार देखा कि उन्होंने ब्रेड खा के उसको रख दिया. 2-3 दिन के बाद देखा कि उसके ऊपर एक मोल्ड फॉर्मेशन हो गया, एक येलोइश कलर का एक मोल्ड फॉर्मेशन हो गया है. तो उन्होंने क्या देखा, उस मोल्ड को जब उन्होंने लाके देखा तो वहाँ पे जो स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया और स्टाफाइलोकोकी जिसको हम बोलते हैं वो ग्रो नहीं किया. ठीक है, तो जिस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे वो मोल्ड क्या किया, उस बैक्टीरिया को मार दिया. ही फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड एंड ही नेम्ड इट पेनिसिलिन आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटाटम. सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन किसके नाम के हिसाब से दिया गया था, पेनिसिलियम नोटाटम. इसको अंडरलाइन करना है. जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नाम दिया था उस मोल्ड के नाम के हिसाब से, मोल्ड का नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटाटम. हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल एज an effective antibiotic was established much later by Einstein and Howard Florey. ये दोनों साइंटिस्ट और थे और इन्होंने बाद में इसके ऊपर काम किया था. और ये माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो अमेरिकन सोल्जर्स थे
वुंडेड अमेरिकन सोल्जर्स थे उनके ऊपर इस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का यूज़ करके उनको क्या किया गया था, उनको ट्रीटमेंट किया गया था और रिकवर किया गया था। सो फॉर दिस मीन्स इस एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के लिए और उसका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, किस किस को मिला था। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे वेयर अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। इसको आपको अंडरलाइन करनी है कि नोबेल प्राइज़ किसको मिला था एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के लिए। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे। ओरिजिनल काम फ्लेमिंग ने किया था, पर चेन एंड फ्लोरे जो है इन्होंने उसका यूज़ किया था। डिस्कवर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, पर इसका जो यूज़ है ह्यूमन बीइंग के ऊपर यूज़ किया था चेन एंड फ्लोरे, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है। सो आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वेयर प्यूरिफाइड फ्रॉम द माइक्रोब्स। पेनिसिलिन तो फर्स्ट एंटीबायोटिक था, उसके बाद और बहुत सारे एंटीबायोटिक का डिस्कवर हुआ और इनको उनके सोर्स से प्यूरिफाई किया गया। आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के नाम है, आपको पता होगा। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है इनका क्या रोल है। पहले जब अभी वायरल डिजीज़ के लिए मेडिसिन नहीं है या फिर कुछ भी उसका ट्रीटमेंट नहीं है, पहले एग्जैक्टली बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ करता था, तब बहुत लोग बैक्टीरियल डिजीज़ से मरते थे। पर एंटीबायोटिक के डिस्कवर होने के बाद इस एंटीबायोटिक को अलग अलग डिजीज़ के ऊपर अप्लाई किया गया और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद इसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, इनको सर्टिफिकेट मिल गया कि अब इसको ह्यूमन बीइंग के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस वैक्सीन का अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स चल रहा है, जो सक्सेसफुल होगा उसको फिर सारे ह्यूमन के लिए यूज़ करेंगे। तो वैसे ही बहुत सारे डेडली डिजीज़ जैसे कि आपका हो गया प्लेग, हुपिंग कॉफ मतलब काली खांसी जिसको बोलते हैं, डिप्थेरिया, गोलघटू एंड लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। तो इन डिजीज़ में पहले ज़माने में बहुत सारे लोग मर जाते थे क्योंकि इनका कोई दवाई नहीं होता था। पर जैसे ही डिस्कवर हो गया, किसका डिस्कवर हो गया, जब एंटीबायोटिक का डिस्कवर हो गया, तो ये जो डिजीज़ है जैसे कि हो गया प्लेग, हुपिंग कॉफ मीन्स काली खांसी, देन डिप्थेरिया, लिप्रोसी, ये वो डिजीज़ है जिसको यूज़ किया गया, विच यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। टुडे वी कांट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। इसका मतलब क्या है, जो अभी हमारी वर्ल्ड है उसको बिना एंटीबायोटिक के हम सोच नहीं सकते। ठीक है, अगर आप प्लेग की बात करेंगे, हम यहाँ पे जो प्लेग लिखा है, प्लेग जब रैट काटता है तो प्लेग होता है। तो प्लेग में बहुत सारे लोग मरते थे, ये केस गुजरात में भी हुआ था। पर इसको कैसे हमने कंट्रोल किया, इस एंटीबायोटिक की यूज़ की वजह से। तो ओवरऑल हमने इस टॉपिक से क्या जाना कि जो माइक्रोब्स है ये सिर्फ हार्मफुल नहीं है, बेनिफिशियल है। कुछ हार्मफुल है तो कुछ बेनिफिशियल है। अगर इनको हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए, उनकी बेनिफिट्स के लिए हम यूज़ करेंगे तो ये बहुत लाइफ सेव कर सकता है। तो अगर हम सोचेंगे आज के डेट में विदाउट एंटीबायोटिक लाइफ कांट बी पॉसिबल, बिना एंटीबायोटिक के लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो नाउअडेज लाइक वी हैव द रेमेडी फॉर बैक्टीरियल डिजीज, in future we must have get some medicines or some new vaccines against the viral disease, and after some days or in future then we can say that there is no disease in the world which can't be cured. So this is all about your topic, that microbes in human welfare means in industrial use and formation of antibiotics. In our next class we will study about chemicals, enzymes and other bioactive molecules. So आपको करना क्या है, जितना भी आज के टॉपिक में आपने पढ़ा उसको अंडरलाइन करनी है। NCERT के बुक में हमने हर लाइन को ढंग से पढ़ा है और आपको 10 क्वेश्चंस फाइंड आउट करनी है और उस 10 क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए आपका जो टॉपिक है वो इतना ही है।